हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी और उसके तथ्यों के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारा राजभाषा हिंदी और उसके संपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपनी वीडियो का क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम आज राजभाषा हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि राजभाषा होता क्या है। वैसे ऑलरेडी मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, राजभाषा राष्ट्रभाषा का अंतर बता दिया था, बोली के बारे में बता दिया था, भाषा उपभाषा के बारे में बता दिया था पहले पिछली वीडियो में अपनी में। तो फिर भी सर फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लें कि राजभाषा क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, राजभाषा किसे कहते हैं कि किसी राज्य या देश की भाषा जो सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है वह राजभाषा कहलाती है। फ्रेंड्स, बात समझना कि हमारा जैसे भारत देश है और भारत देश के जितने भी राजकीय कार्य होते हैं, जैसे गवर्नमेंटेड काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, जिस भाषा में किए जाएं, जैसे मान चलो कोई भी अनुच्छेद लागू हुआ या कोई भी नई धाराएं लागू की गई या कोई भी जनता के लिए योजना बनाई गई, जिस भाषा में उसके सारे तथ्य जनता को प्रेषित किए जाएंगे उस भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। देखा होगा फ्रेंड्स, हमारे लिए कोई भी योजना बनती है तो वो हिंदी में ही हिंदी में ही उसका क्या आता है, घोषणा पत्र हमारे लिए प्रस्तुत होता है। तो हमारी इस प्रकार हिंदी क्या होती है, हमारे देश की राजभाषा कहलाएगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं सरकारी काम जिस भाषा में किए जाते हैं किसी देश के, उसको हम क्या कहते हैं, उस देश की राजभाषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में एक ही राजभाषा में ही सरकारी काम होते हैं, कई भाषाओं में काम होते हैं और हमारे देश में टोटल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे रखा है फ्रेंड्स। उनमें जो हिंदी है वो मुख्य रूप से राजभाषा का दर्जा प्राप्त है मुख्य रूप से। वैसे हमारी संवैधानिक भाषाएं कितनी फ्रेंड्स, 22 हैं। देखो जैसे उदाहरण भारत की राजभाषा क्या है फ्रेंड्स, हिंदी है। देखो भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। तो मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स आपको कि 22 भाषाएं भारत के संविधान में राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत के 22 भाषाओं को क्या बनाया गया है, राजभाषा बनाया गया। लेकिन अगर देश की बात करें, एक राष्ट्र भाषा के रूप में बात करें तो राष्ट्रभाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी है भारत की। लेकिन भारत की जो राष्ट्रभाषा वैसे कोई नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। भारत की केवल राजभाषा है, वो क्या है, हिंदी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रभाषा होने का दर्जा यानी राष्ट्रभाषा होने की हैसियत कौन सी भाषा रखती है, तो आपको हिंदी बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है, क्योंकि महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा होने के 5 लक्षण बताए थे फ्रेंड्स, और उन्होंने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा भारत की बताया था महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। तो कुल मिला के बात है, हमारे कितने पॉइंट्स क्लियर हुए फ्रेंड्स यहाँ तक कि राजभाषा किसे कहते हैं कि किसी देश के सरकारी कार्य, कुल मिला के अपनी बेसिक भाषा में याद रखें, किसी देश के जितने राजकीय या सरकारी कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं, जिस भाषा में उसके प्रायोजन पूरे किए जाते हों, वह भाषा क्या कहलाएगी, राजभाषा। जैसे भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी के अलावा भारत के संविधान में 21 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा और दिया गया है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। और हिंदी को भारत की जो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था वो फ्रेंड्स 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। पेपरों में कई बार पूछा गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स 14 सितंबर 1949 को। क्लियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। क्लियर फ्रेंड्स, जब 14 सितंबर 1949 को फ्रेंड्स हिंदी को राजभाषा दर्जा दिया गया, तो इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी इसी कारण से, यानी 14 सितंबर को इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त होने की वजह से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। तो इस प्रकार दूसरा जो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर के ही दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये फ्रेंड्स केवल हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ऐसे ही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको तब बताना है फ्रेंड्स
14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों में अंतर है फ्रेंड्स। अगर आपसे इंटरनेशनल हिंदी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूछे तो फ्रेंड्स 10 जनवरी बताना है। कितना बताना है? 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस फ्रेंड्स 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स डिटेल से। यहाँ पे बस केवल आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी बताना है। अगर आपसे केवल हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो क्या बताना है आपको फ्रेंड्स? 14 सितंबर बताना है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक पॉइंट? फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है। इस पूरी हमारी स्लाइड में ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक पॉइंट ये बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स पेपर में। ये याद रखना है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो भी 14 सितंबर बताना है फ्रेंड्स। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, भारत की संविधान की स्थिति क्या है हिंदी की। देखो भारत की संविधान की अनुसूची 8 यानी एक सबसे पहले याद रखना अनुसूची 8 एवं भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषाओं संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना है आपसे कि अगर क्वेश्चन पूछे भारत के संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं संबंधित उल्लेख है तो कौन सी अनुसूची है फ्रेंड्स? अनुसूची 8। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में 8वें नंबर की जो अनुसूची है वो राजभाषाओं का उल्लेख करती है। भारतीय कितनी राजभाषा का उल्लेख करती है? 22 राजभाषाओं का उल्लेख करती है वर्तमान में। पहले 14 का उल्लेख करती थी फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे इसमें और भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। तो याद रखना है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की राजभाषाओं का उल्लेख करती है तो फ्रेंड्स कौन सी करती है? अनुसूची 8 करती है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग हिंदी यानी भारत की राजभाषाओं से के संबंध में अपना उल्लेख प्रदान करता है, अपना उल्लेख यानी प्रावधान उल्लेखित करता है, तो कौन सा भाग करता है? भाग 17। और इसी भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या दिए गए? आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। और ये जितने भी अनुच्छेद हैं राजभाषाओं से संबंधित है। इनमें केवल हिंदी राजभाषा के बारे में एवं अन्य राजभाषाओं के बारे में क्या दिशा निर्देश प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 343 से 351 में संविधान के भाग 17 में आते हैं। ये जितने भी 343 से 351 तक अनुच्छेद है किस भाग में मिलेंगे? आपको संविधान के भाग 17 में मिलेंगे। और इन 22 राजभाषाएं जो भारत की उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुसूची 8 में मिलता है। वैसे याद रखना है फ्रेंड्स भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई थी, टोटल 12 कर दी गई हैं वर्तमान में। उसी प्रकार अगर हमारे भारतीय संविधान में अगर आपसे टोटल भाग पूछे तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं फ्रेंड्स, और स्टार्टिंग में 22 भाग थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक? देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला पॉइंट मोस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन पहले पॉइंट से बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए पूछे जा चुके हैं। पूछा कि राजभाषा को उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? अनुसूची 8 में। भारतीय संविधान किस भाग में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है? भाग 17 में। भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद राजभाषाओं का उल्लेख करते हैं? अनुच्छेद 343 से 351 तक। क्लियर फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 4 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। पहले हमने पढ़ लिया कि 4 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा तो बनाया गया था, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था फ्रेंड्स? अनुच्छेद 343 के तहत बनाया गया था। ये बात याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। यानी इसके तहत ये घोषणा की गई थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत। और इसी अनुच्छेद का एक भाग बनाया गया, पार्ट बनाया गया अनुच्छेद 343(1). उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला कि संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। याद रखना फ्रेंड्स, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला पॉइंट्स अपना क्या कह रहा है कि संविधान की अनुसूची 8 में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी फ्रेंड्स? 14 भाषाएं थी, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था आपको। और वर्तमान में संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकता है।
पहला पॉइंट तो ये है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा को उल्लेख करती है, 8वीं अनुसूची। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी, 14 भाषाएं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो आपको बताना है 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। देखो फ्रेंड्स, जो 14 भाषाएं थी प्रारंभ की, वो 14 भाषाएं तो थी, ये थी कि पहली थी असमिया, दूसरी उड़िया, तीसरी उर्दू, चौथी कन्नड़, पाँचवीं तमिल, छठवीं तेलुगु, सातवीं मलयालम, आठवीं हिंदी, नौवीं गुजराती, 10वीं बांग्ला और 11वीं पंजाबी और 12वीं मराठा, 13वीं संस्कृत और 14वीं कश्मीरी। यानी ये जो 14 भाषाएं हैं फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल थी, ये 14 भाषाएं। बाद में फ्रेंड्स हमारी कितनी भाषाएं हो गई, ये टोटल 22 भाषाएं हो गई वर्तमान में। तो कितनी जुड़ गई, 8 और बढ़ी। तो ये 8 भाषाएं कैसे बढ़ी, किन किन संशोधनों के माध्यम से बढ़ाई गई इस अनुसूची 8 में, उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। 14 भाषाएँ यहाँ तक कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। फिर देखिए कि कौन कौन से संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ की गई। देखो फ्रेंड्स कि सबसे पहला संशोधन हुआ राजभाषाओं से संबंधित 21वां संशोधन हुआ। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत की राजभाषाओं से संबंधित प्रथम संशोधन कौन सा था, तो आपको याद रखना है प्रथम संशोधन राजभाषाओं से संबंधित था 21वां संविधान संशोधन। देखिए 21वां जो संविधान संशोधन था, ये राजभाषाओं से संबंधित प्रथम संशोधन था और ये संशोधन कब किया गया था, 1967 में किया गया था फ्रेंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 21वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया फ्रेंड्स। और इस संशोधन के तहत किया गया कि इस संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को क्या किया गया, सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो सिंधी को जब 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ दिया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो 14 भाषाएं पहले से ऑलरेडी थी, एक सिंधी और जुड़ गई, तो कितनी हो गई फ्रेंड्स, 15 हो गई। कितनी हो गई, 15। तो पहला पॉइंट क्लियर, पहला संशोधन क्लियर कि राजभाषाओं से संबंधित पहला संशोधन था 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार कुल भाषाएं कितनी हो गई संविधान की 8वीं अनुसूची में, 15 भाषाएं। फिर उसके बाद में देखो राजभाषाओं से संबंधित फ्रेंड्स दूसरा संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 1992 में हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद में राजभाषाओं से संबंधित दूसरा संशोधन कौन सा था, 71वां था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है 21 71 इस प्रकार याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों में ही 1-1 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तहत क्या किया गया 1992 में 71वां संविधान संशोधन राजभाषाओं से संबंधित है, 1992 में किया गया और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इस संशोधन के तहत भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। यानी एक तो ये भाषा नेपाली और कोंकणी, कुल मिला के 15 भाषाएं तो ऑलरेडी पहले से थी, 3 भाषाएं और जोड़ दी तो कितनी हो गई फ्रेंड्स, 18 भाषाएं हो गई। इस प्रकार भाषाएं कितनी हो गई टोटल ऑफ संविधान की अनुसूची में, 18 भाषाएं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में भारत की राजभाषाओं से संबंधित फिर तीसरा एक और संशोधन हुआ। वो कौन सा संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ फ्रेंड्स। और इस संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इस प्रकार टोटल हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई फ्रेंड्स, 22 राजभाषाएं हो गई, 22 भाषाएं जुड़ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्तमान में भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं फ्रेंड्स, 22 भाषाएं। अब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अगर कई बार क्या कर रहा है, नया नया ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजभाषाओं से संबंधित निम्न में से राजभाषाओं से संबंधित कौन कौन से संशोधन है। ऑप्शन नंबर आ में रख देगा 21वां 21वां 31वां 71वां। ऑप्शन नंबर बी में रख सकता है 21वां 71वां 92वां। ऑप्शन नंबर सी में रख सकता है फ्रेंड्स 92वां 93वां या फिर 2003 2005 जो भी रख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी रख सकता है। कुल मिला के जहाँ पे आपको ऑप्शन में 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन मिल जाए तो वहाँ पे आपको ये भर देना है। सही है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रेंड ये चल रहा है कि राजभाषाओं से संबंध प्रथम संशोधन कब किया गया है राजभाषाओं से, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में। ये भी पूछ लेता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन कब किया गया। ऑप्शन में रख देता है 1967 में, 1970 में, 1992 में और 2003 में। तो आपको याद रखना प्रथम संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी पूछ सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 में रख देगा 2, ऑप्शन नंबर बी में रख देगा 3, ऑप्शन नंबर सी में रख देगा 4, ऑप्शन नंबर डी में रख देगा 1। तो आपको याद रखना कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, राजभाषा से संबंधित 3 संशोधन हो चुके हैं।
कुल मिला के बात ये मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको घुमा फिरा के पूछे, चाहे वो ये पूछे कितने संशोधन हो गए, चाहे ये पूछे कौन कौन से संशोधन हो गए, चाहे ये पूछे कब पहला संशोधन कब हुआ, चाहे ये पूछे कि दूसरा संशोधन कब हुआ, चाहे ये पूछे तीसरा संशोधन कब हुआ, आपको बता देना है। कुल मिला के बात है कि फ्रेंड्स यहाँ पे रटना नहीं है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। समझोगे तो ही हमेशा के लिए याद रखोगे फ्रेंड्स। दूसरी बात है रिवीजन जरूर करना है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद में चिंतन आवश्यक होता है। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए फ्रेंड्स। एक चीज़ को कम से कम 3 बार पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में वो माइंड बिल्कुल सेट हो जाती है हमेशा के लिए। और मेन चीज़ है, जब अगर आपने एक ही बार में उसको अच्छे से एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लिया चिंतन मनन करके, तो वो एक ही बार में याद हो जाती है। रियलिटी तो यही है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स। अब उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमारी हमने भाषाओं के बारे में बता दिया, हिंदी के बारे में, कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। और राजभाषाओं से संबंधित उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है, भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 तक। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अब वर्तमान में कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। 14 से 22 भाषाओं तक कुल टोटल 3 संशोधन हुए, जिसके तहत 14 से 22 भाषाएं हुई थी। अब यहाँ तक कंप्लीट हमारे हिंदी से संवैधानिक प्रक्रिया खत्म। अब हिंदी के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। देखो यही बात हमारी संविधान की राजभाषा की परिभाषा भी प्रदान करता है कि उच्च न्यायालय के तहत हमारे क्या बनते हैं? देश के कानून और विधि बनते हैं। और उन्हीं विधि कानून और विधि बनाने की जो भाषा होगी वो क्या होगी? जिस भाषा में कानून विधि बनते हैं किसी देश के, उसी भाषा को क्या बोलते हैं? हम राजभाषा बोलते हैं फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऐसा संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित है फ्रेंड्स। मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपरों में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास हेतु निर्देशों का उल्लेख है। हिंदी के विकास हेतु क्या है फ्रेंड्स? निर्देशों का उल्लेख है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ही ले रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में ये पॉइंट भी बहुत पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, 1953 में हुआ था फ्रेंड्स। और भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन या भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब हुई थी? 1956 में। चारों की चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार पेपरों में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। रट लो फ्रेंड्स, याद कर लो, यहीं से मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेपरों में पूछे जाते हैं। मैं एकदम से क्लियर कराता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ आपसे, बार बार मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ। आप अपनी एक नोटबुक बना लें, हिंदी की, क्लियरली कर लें, कम्प्लीटली कर लें, एक साइड से पढ़ते जाएँ हिंदी में। चाहे वीडियो 2 दिन में डालूँ, चाहे 1 दिन में। देखो फ्रेंड, 2-3 दिन से मैं बिजी भी हूँ, अब इससे आगे मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से थोड़ा सा इधर उधर माहौल हो रहा है, ड्यूटियाँ फूटियों में मेरी में, तो अब मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं रेगुलरिटी से बनाऊंगा फ्रेंड्स। आप तब तक के लिए, चाहे मैंने 6-7 वीडियो डाल दिए, इनको कंप्लीट करें अपनी फेयर में, नोटबुक में, एक फेयर नोटबुक बना लें अच्छे से फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट, वहाँ तक 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या होगी? विधि बनाने की भाषा क्या होगी? हिंदी। अनुच्छेद 351 के तहत राजभाषाओं से संबंधित क्या है? दिशा निर्देश हैं। भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य गठित हुआ वो कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश 1953 में। और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ भाषा के आधार पर? 1956 में। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स वो। उसके बाद देखो, ये बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये बहुत पेपरों में पूछा जाता है फ्रेंड्स। प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में बहुत मोस्ट है, मैंने इसलिए स्पेशली इसको एक 1 स्लाइड में ही रखा है। प्रथम राजभाषा आयोग याद रखना, मोस्ट है, याद है, यहीं से याद कर लो। आपसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1955 को हुई थी, याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन दूसरा यहाँ से ये पूछा जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 17 जून 1955 को किस अनुच्छेद के तहत की गई? अनुच्छेद 344(1) के तहत की गई। दूसरा क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 31 जुलाई 1956 को प्रस्तुत किया था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित पेपरों में 4 टॉपिक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
प्रथम की यही पूछा गया, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, प्रथम राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया। तो ये चारों पॉइंट याद रखना, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपना, देखो नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं फ्रेंड्स, इनसे संबंधित पेपर में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रथम राजभाषा अधिनियम, कि प्रथम राजभाषा अधिनियम संसद में 10 मई 1963 को पारित किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, संसद में 10 मई 1963 को पारित किया गया। ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब किया गया प्रथम बार, पहली बार, तो 1967 में पहली बार संशोधन हुआ इसी अधिनियम में। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी फ्रेंड्स, दिल्ली में है इसका मुख्यालय, और शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स हिंदी से संबंधित एक राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना कब हुई, 25 जून 1975 की गई। और जो ये राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। और ये भी बहुत मोस्ट है, ये पेपरों का कई बार पूछा गया है। केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्ष के बारे में पूछता है कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स। ये चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद रख लेना, पेपरों में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट क्या हैं, मोस्ट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखो फ्रेंड्स राजभाषा अधिनियम मैंने बताया था अभी, 1963 में प्रथम राजभाषा अधिनियम बना, 1967 में उसमें पहली बार संशोधन हुआ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ, और संशोधन के बाद में उस 1976 के राजभाषा अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या फ्रेंड्स, 1976 के राजभाषा अधिनियम के अनुसार भारतीय संघ को 3 भाषा क्षेत्रों में बांट दिया गया। और वो 3 भाषा क्षेत्र कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, क्षेत्र का, क्षेत्र खा और क्षेत्र गा, इन 3 क्षेत्रों में 3 भाषा क्षेत्रों में बांट दिया गया। क्योंकि इन 3 क्षेत्र का में एक तरह की भाषा बोली जाती है, क्षेत्र खा में दूसरी तरह की भाषा बोली जाती है, और क्षेत्र गा में तीसरे तरह की भाषा बोली जाती है। यानी भारत में 3 प्रकार के 3 ग्रुपों की भाषा बोली जाती है एक तरीके से ज़्यादातर, और उन तीनों ग्रुपों को क्षेत्र का, क्षेत्र खा और क्षेत्र गा में बांट दिया गया। तो क्षेत्र का की भाषा क्या, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली व निकोबार द्वीप समूह। इन इतने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो भाषा शैली है वो ज़्यादातर सेम टू सेम है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, इनकी भाषा क्षेत्र खा में आती है, और शेष सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश जो बच गए हैं वो किस में आते हैं, क्षेत्र गा में। क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, देखो फ्रेंड्स, कि राजभाषा नियम 1976 में खास क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, जैसे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा। देखिए फ्रेंड्स गुजरात किस में आता है, आपको यहाँ से देखना है, ऑप्शन नंबर आ, गुजरात किस में आता है फ्रेंड्स, ये कह रहा है खा में सम्मिलित नहीं है, यानी 3 तो खा के होंगे और एक खा के अलावा होगा। देखो फ्रेंड्स खा को देखते हैं, देखो खा में गुजरात आ रहा है फ्रेंड्स, पंजाब आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, हरियाणा नहीं आ रहा है खा में, हरियाणा किस में आ रहा है, का में। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, द। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स इस टॉपिक में से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश किस में पड़ता है, क्षेत्र का में आता है। राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो ये याद रखें, जो फ्रेंड्स हैं वो ये याद रखें कि क्षेत्र का में राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश भी क्षेत्र का में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, याद रखना है अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से पढ़ें। देखो फ्रेंड्स विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहली बार हुआ था वो पहली बार नागपुर में हुआ था, और कब हुआ था, 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ। यानी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स। और जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ, इसी वजह से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस आ गया। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस। और केवल आपसे अगर ये पूछे कि हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया
जाता है। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है कि उस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी के दिन पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में, और 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ। और 10 जनवरी के दिन इसका उद्घाटन होने की वजह से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन फ्रेंड्स भोपाल में मनाया गया, 10 से 12 सितंबर को मनाया गया 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस में मनाया गया, मॉरिशस में पड़ता है ये, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और ये कब मनाया गया, अगस्त 2018 में। और अब 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा, अभी मना नहीं है, और ये देवास में मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश देवास में, सितंबर 2021 में मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी सम्मेलन 3 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। यहाँ से क्या याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो पहला प्रथम याद रखना है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन याद रखना है, 12वां याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस सबसे ज़्यादा याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल में मनाए जाते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 3 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। आज का ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट है, एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से पढ़ना है, इसको वीडियो को स्किप नहीं करना है, समझो, चिंतन मनन करो, तब पढ़ो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं हिंदी भाषा के प्रति महात्मा गांधी के विचार। देखो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के विचार हिंदी भाषा के प्रति क्या थे, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं। आपको एक बात याद रखनी है, हमारी परीक्षाओं के लिए महात्मा गांधी का एक पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के लिए 5 क्या दिए थे, विचार दिए थे। यही पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कितने लक्षण बताए थे भारत की एक देश की राष्ट्रभाषा के, कितने लक्षण बताए थे, 5 लक्षण बताए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, याद रखना है आपको कि महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा के कुल कितने लक्षण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं, 5 लक्षण। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार थे, क्योंकि जो हमारी शैक्षणिक विधियाँ होती हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है, और हिंदी के विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रों में भी पूछ लिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, कि महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, में एक शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण, उस सम्मेलन के क्या थे, अध्यक्ष थे 1917 में, भरूच गुजरात के। और अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए इन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीय द्वारा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा होने का दर्जा प्राप्त करती है, प्राप्त है इसको। दूसरी बात है कि राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ में आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी संपन्न है, इसलिए भारत के प्रत्येक निवासी को हिंदी भाषा को तो सीखना अनिवार्य है। ऐसा इन्होंने महात्मा गांधी ने 1917 में अपने भरूच सम्मेलन में, शैक्षिक सम्मेलन में कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए, 5 लक्षण बताए। ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है, ये चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए थे, 5। शैक्षणिक विधियों में टेट वाले, सुपर टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी याद रखना है कि राष्ट्रभाषा के महात्मा गांधी ने कितने लक्षण बताए थे, 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एसआई पुलिस जो भी तैयारी कर रहे हो सभी स्टूडेंट इसको याद रखना है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने 5 लक्षण कौन कौन से बताए थे फ्रेंड्स राष्ट्रभाषा के। पहला लक्षण बताया था प्रयोग करने वालों के लिए भाषा सरल होनी चाहिए। अगर किसी देश की राष्ट्रभाषा होती है तो उसके पहला लक्षण क्या है कि वह प्रयोग की दृष्टि से सरल होनी चाहिए, उसको हर व्यक्ति पढ़ सकता हो, हर व्यक्ति लिख सकता हो, ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। दूसरा उन्होंने लक्ष्य बताया था कि उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। ठीक है, यानी धार्मिक रूप से भी वो सही होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी सही होनी चाहिए और राजनीतिक व्यवहार में लाई जा सके। ठीक है, यह जरूरी है भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो, ये भी जरूरी होना चाहिए भारत के कम से कम 70% या 80% लोग, 60% से ज़्यादा लोग क्या उस भाषा को बोलने चाहिए। और राष्ट्र के लिए वह भाषा क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। 5वां उन्होंने लक्ष्य बताया कि उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर देना नहीं चाहिए।
यानी उस भाषा का प्रयोग करते समय कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात है, कोई भी समय नहीं लगना चाहिए, फास्ट बोलनी चाहिए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने क्या बताया, राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए थे फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये 5 लक्षण। 5 लक्षण वैसे डिटेल से नहीं पूछेगा, केवल आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि राष्ट्रभाषा के कुल कितने लक्षण बताए, 5 लक्षण बताए, ये याद जरूर रखना फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स इन्होंने बात। अब उसके बाद में फ्रेंड्स जो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो फ्रेंड्स आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो फ्रेंड्स वीडियो को। अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए ही हो, पहली बार ही आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये बेल आइकन रही फ्रेंड्स, ये चैनल सब्सक्राइब वाला रहा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।